डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल। आज हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 के सोशल साइंस की जो टॉपिक है संसाधनों का विकास। इसे हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। संसाधन जिस प्रकार मनुष्य के जीवन यापन के लिए अति आवश्यक हैं, उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। कह रहा है जैसे आपके पास कोई संसाधन, सपोज करते हैं कि आपके पास मोबाइल है। मोबाइल क्या है, आपके जीवन के लिए अति आवश्यक इसलिए हो गया क्योंकि आप मोबाइल से पढ़ाई कर रहे हैं, मोबाइल से चीज़ों को सीख रहे हैं, मोबाइल आपके जीवन का एक अंग हो गया है। उसी प्रकार से बहुत सारे संसाधन ऐसे हैं, चाहे वो कौन से संसाधन होंगे तो मैंने आपको बताया है, चाहे वो प्राकृतिक संसाधन होंगे, चाहे वो आपके कृत्रिम संसाधन होंगे, मानवीय संसाधन होंगे, जिसके बारे में हमने पहले की वीडियोज में डिस्कस किए। तो यहाँ पे बात हो रही थी, तो वह संसाधन हमारी गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक, ऐसा विश्वास किया जाता है कि संसाधन प्रकृति की देन है, जो कि सच है। संसाधन जो होते हैं वो क्या है, प्रकृति के देन है। परिणाम स्वरूप मानव में इनका अंधाधुंध उपयोग किया। जैसे मेन जो नेचुरल संसाधन होते हैं यानी प्राकृतिक संसाधन होते हैं, जैसे कि वनस्पतियाँ हैं, ठीक है, आपके जलीय संसाधन है, जल की चीज़ें हैं, जो आपके बेसिक चीज़ें हैं, वो कहाँ से मिलती हैं, प्रकृति से मिलती हैं। जैसे आपको सांस लेना है तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है, प्राकृतिक रूप से मिलती है। ठीक है, उसी प्रकार से आपके पौधों से फल मिल जाता है। तो ये सब एक क्या है, संसाधन के ही हिस्से हैं, इन्हें प्राकृतिक रूप से ही हम संसाधन मानते हैं। तो कह रहा है कि परिणाम स्वरूप क्या होता है, मानव इनका अंधाधुंध उपयोग करने लगा, जिससे निम्नलिखित प्रकार की समस्याएं पैदा हो गई। जैसे पहला, कुछ व्यक्तियों ने लालच व संसाधनों का हाथ। उसके बाद क्या, संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथों में आ गए, जिससे समाज दो हिस्सों में बट गया, संसाधन संपन्न और संसाधन विहीन, अर्थात अमीर और गरीब में बट गया। अब आप सोचिए कि जैसे मान लो भूमि है, भूमि क्या है, एक प्रकार का संसाधन है। तालाब क्या है, एक प्रकार का संसाधन है। कुआं क्या है, एक प्रकार का संसाधन है। ठीक है, उसी तरह से तेल के कुएं जो होते हैं क्या है, एक प्रकार का संसाधन। अब क्या हुआ कि इसे दो वर्गों में बट गया। ये तो प्राकृतिक था, लेकिन इसमें दो वर्गों का बट गया। कुछ ऐसे लालची लोग थे जिन्होंने इस पर कब्जा कर लिया, और जब कब्जा कर लिया तो कुछ लोग ऐसे हैं जो भूमिहीन है, जिनके पास एकदम भूमि नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास भूमि अथाह है, उनको ये भी नहीं पता कि उनके खेत कहाँ कहाँ हैं, जो कि बंजर के रूप में पड़े हुए हैं। तो संसाधन का दुरुपयोग ऐसा हुआ कि कुछ लोग ऐसे हो गए जो संसाधन विहीन हो गए, और कुछ व्यक्ति ऐसे हो गए, कुछ लोग ऐसे हो गए जो संसाधन संपन्न हो गए। संसाधन यानी कुछ लोगों के हाथों में केंद्रित हो गया, जिससे अमीर और गरीब के बीच की एक कड़ी खड़ी हो गई। जिनके पास संसाधन थे वो अमीर, और जिनके पास संसाधनों की कमी हुई उन्हें गरीब कहा जाने लगा। बात समझ पा रहे हैं आप हमारी? आगे बढ़ जाते हैं। संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक परिस्थितियां संकट पैदा हो गया है। जैसे भूमंडलीय तापन। कह रहा है संसाधनों के अत्यधिक दोहन से या अत्यधिक शोषण से। जैसे मान लो संसाधनों के शोषण में हम मान लेते हैं कि जंगल एक संसाधन है। जंगल क्या है, एक प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है। आज जंगल को इंसानों ने क्या किया, लालच बस पौधों को बेच करके जंगल को खाली करा दिया, जिससे क्या हुआ कि ऑक्सीजन की कमी हुई, और जब ऑक्सीजन की कमी हुई तो उस स्थान पर कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता होगी। ये चीज़ आप समझ पा रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता होगी, और कार्बन डाइऑक्साइड की जब अधिकता होगी तो वायुमंडल का तापमान बढ़ेगा, और वायुमंडल का तापमान बढ़ेगा जिसे हम भूमंडलीय तापन कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग भी आप कहते हैं। ठीक है, ओजोन परत का अपक्षय होना। ओजोन परत जो आप जानते हैं कि आपके समतापमंडल में पाई जाती हैं, तो ओजोन परत क्या करती हैं, वो जो आपके कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बढ़ेगा, CFC की मात्रा बढ़ेगी, और ये सब जा करके आपके जो ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर को डिप्लीट करने यानी क्षरण पहुंचाने या तोड़ने का कार्य करती हैं। पर्यावरणीय प्रदूषण। जब वनों की संख्या कम होगी, या ये कह दें जलीय चीज़ों की संख्या कम होगी, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, पर्यावरणीय क्या होगा, प्रदूषण खड़ा होगा, और भूमि निम्नीकरण आदि इत्यादि प्रकार की समस्याएं आपके सामने आने वाली हैं। क्रियाकलाप दिया गया। कल्पना करें कि तेल संसाधन खत्म होने पर इनका हमारी जीवन शैली पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जो तेल संसाधन है, जैसे कि आप केरोसिन ऑयल का उपयोग करते हैं, डीजल ऑयल का उपयोग करते हैं, पेट्रोलियम का उपयोग करते हैं, नेचुरल गैस का उपयोग करते हैं, अगर ये संसाधन खत्म हो जाएं तो हमारे दैनिक जीवन में क्या इसका प्रभाव पड़ेगा। आप अपने आप से विचार करिए और उसे समझिए, उस पर तर्क करिए। तो इसलिए आपको इनका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। दुरुपयोग इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि ये कैसे हैं, जीवाश्म ईंधन है, और जीवाश्म ईंधन कैसे होते हैं, दोबारा से इसे फार्म नहीं किया जाता है, यानी
एक ऐसे हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस हैं, और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जब एक बार आप उपयोग कर लेते हैं तो दोबारा से परिवर्तित नहीं होते हैं, इस कारण ये इनकी मात्रा घटती चली जा रही है। आगे बढ़ जाएं। घरेलू और कृषि संबंधी अपशिष्ट को पुनः चक्रण करने के बारे में लोगों को विचार जानने के लिए अपने मोहल्ले अथवा गांव के सर्वेक्षण करें, लोगों के प्रश्न पूछें। प्रश्न क्या पूछना है लोगों से? उनके द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले संसाधनों के बारे में वे क्या सोचते हैं, जो संसाधन वो उपयोग कर रहे हैं उसके बारे में उनके क्या विचार हैं, उनकी क्या राय है। ये अपने वरिष्ठ लोगों से या अपने समकक्ष लोगों से आपको चर्चा करनी की। जैसे जंगल है तो जंगल के बारे में उनका क्या विचार है, ठीक है। पशु पाले हैं तो पशु के बारे में उनका क्या विचार है। तालाब है या ज़मीन है तो उसके बारे में उनका क्या विचार है। इस तरह की आप बातें उनसे कर सकते हैं। अवशिष्ट और उसके उपयोग के बारे में उनका विचार जानना है, परिणाम, ठीक है। अब नीचे आ जाते हैं। मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में न्याय संगत बंटवारा आवश्यक हो गया है। कह रहा है कि जो समाज है इसमें न्याय संगत बंटवारा होना चाहिए, यानी विश्व की शांति अगर बनाए रखना है तो जो संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है, इसे कुछ लोगों तक सीमित रखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि समस्त लोगों में बराबर की शेयरिंग होनी चाहिए। इसे न्यायसंगत रूप से बंटवारा इसका कर देना चाहिए। यदि कुछ ही व्यक्तियों द्वारा देशों द्वारा संसाधनों का वर्तमान दोहन जारी रहता है तो हमारी पृथ्वी का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। कह रहा है कि अगर दोहन कुछ व्यक्तियों द्वारा, कुछ देशों द्वारा, कुछ राज्यों द्वारा ही किया जाता है तो अन्य देश, अन्य व्यक्ति, अन्य राज्य क्या करेंगे, अपने हक की मांग करेंगे, जिससे क्या होगा, पृथ्वी के भविष्य पर खतरा शुरू पड़ने लगेगा, यानी युद्ध होने लगेंगे, पृथ्वी का क्षरण होने लगेगा, प्राकृतिक चीज़ों का क्षरण होने लगेगा। इसलिए हर तरह से जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए संसाधनों के उपयोग की योजना बनाना अति आवश्यक है। सतत अस्तित्व सही अर्थ में सतत पोषणी विकास का ही एक हिस्सा है। अब मैं आपको कई चीज़ यहाँ पे बताऊंगा, छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको गौर से समझना है और सुनना है। अब हम कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे जिससे आपको धैर्यपूर्वक समझना है। सपोज करिए कि जैसे आप जल का उपयोग करते हैं, जल का उपयोग अगर आप नैतिक रूप से करते हैं तो आप जल का कम से कम उपयोग करके अपने जीवन को बना सकते हैं। लेकिन अगर आप ब्रश करने में ही 2 बाल्टी पानी गिरा देते हैं, जैसे आपके पास मान लीजिए समरसेबल लगा है, आपके पास ट्यूबवेल की सुविधा, आपके पास इजली पानी पाने की सुविधा है, तो आप पानी का दुरुपयोग कर रहे हैं क्योंकि आपको पानी आसानी से मिल जा रहा है। अब यह प्राकृतिक संसाधन है, इस प्राकृतिक संसाधन का आपने क्या किया, दोहन किया। अब आप ही के देश में कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसा स्थान है जहाँ पे लोग नाले के पानी पीने के लिए, जहाँ पे लोग झीलों के पानी पीने के लिए, जहाँ पे लोग क्या कहते हैं, अगर आप माने तो वो गड्ढों के पानी को फिल्टर करके पीने के लिए मजबूर हैं। अब बताइए, जब आप पानी आपके पास सिफरात है, आप उसका दुरुपयोग करेंगे और एक जगह पानी नहीं है तो वह आदमी उसका विरोध करेगा कि नहीं करेगा। इस प्रकार से क्या होगा कि खतरा होगा, लड़ाइयाँ होंगी, झगड़े होंगे। तो इसी प्रकार से प्रकृति के समस्त संसाधनों का उपयोग हमें दोहन नहीं करना है, हमें उसका अपने काम भर का उपयोग करना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें प्रकृति की हमें लौटानी पड़ती है। और लौटाने का मतलब ये है कि हम अगर उसका कम से कम उपयोग करेंगे, उसका एक नेचुरल जो उपयोग होना चाहिए उतना करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो भविष्य के लिए बरकरार रहेगी और आने वाली जो संतति होगी उसके लिए भी वह कार्य करेगी। बात समझ पा रहे हैं? अब बात करते हैं रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन। आपसे ये इम्पॉर्टेंट है, आपसे ये पूछा जाता है, 1 नंबर 2 नंबर में पूछा जाएगा। जून 1992 में 100 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में एकत्रित हुए। सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए किया गया था। इस सम्मेलन में एकत्रित नेताओं ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता पर एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। रियो सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांतों, फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स पर सहमत जताई और 21वीं शताब्दी के सतत पोषणी विकास के लिए एजेंडा 21 को स्वीकृति दिया। अब हम लोग जिस सेंचुरी में चल रहे हैं, इस सेंचुरी को कहते हैं 21 सेंचुरी, यानी 21वीं शताब्दी कहते हैं। और जब ये एजेंडा तैयार किया गया था 1992 में, तो उस समय क्या था, 20वीं शताब्दी थी। तो 20वीं शताब्दी में देश के बहुत सारे नेता एकत्रित हुए जिन्होंने एक घोषणा की कि हम वन सिद्धांतों को बना के रखेंगे ताकि 2021 की
एजेंडा जो 2021 होगा, 2021वीं शताब्दी, 21वीं शताब्दी चलेगी, यानी 2020 से लेकर के 2021 तक का जो कार्यकाल होगा, इसमें हमारा वन सिद्धांत बना रहेगा। आप समझ रहे हैं। अब एजेंडा 21 क्या है, इसको समझ लेते हैं। यह एक घोषणा है जिसे 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन UNCED के तत्वाधान में राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया था। इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणी विकास हासिल करना है। यह एक कार्यसूची है जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं और सहमत जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों से निपटना है। एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अथवा स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करें। कहने का सीधा सा अर्थ है कि हम अपने प्राकृतिक चीज़ों का इतना ही उपयोग करें जिससे कि गरीबी, पर्यावरणीय क्षति ना हो, गरीबी ना आए, रोग से निपटने की हमें क्षमता पाई जाए। इन सभी चीज़ों को ध्येय में रख करके एजेंडा 21 तैयार किया गया था। आपसे 2 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है, एजेंडा 21 क्या होता है या एजेंडा 21 क्या होता है, तो आप उसे बता सकते हैं कि यह एक पर्यावरणीय विकास है। जो हमारे संसाधन है उसको हमको इतना उपयोग करना है जिससे कि उसकी पर्यावरण का नुकसान ना हो, उसकी वजह से गरीबी ना आए, उसकी वजह से रोग ना उत्पन्न हो। इन सभी चीज़ों को हम लोग किस में रखे हैं, एजेंडा 21 यानी एजेंडा 21 के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। तो इन चीज़ों को आप अपनी बुक से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक आपकी है संसाधन नियोजन। आप चैनल को देखते रहिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।